नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। और जो अपनी लास्ट पिछली वीडियो हो गई थी, किसी कारण से वो बीच में कट हो गई थी, तो इसके लिए आप लोग वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आपको पसंद आए तो आप लोग शेयर इसको कर देना। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अपनी लास्ट वीडियो हुई है उससे। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है हमारा, अब हम बात करते हैं जैसे गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर नॉर्मल आप लोग जुड़ सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दूं मैं। टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, कहीं भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर तो आप लोग कर दिया करो देखने के बाद। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास कि गुणसूत्रों या फिर क्रोमोसोम्स की संख्या, जैसे हमने लास्ट बात की थी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है या फिर उनकी पीढ़ियों में सुधार करना है। जैसे हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण चलते रहते हैं, तो उनको सुधारने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना। वहाँ एक शब्द हमारे पास आता है सुजनिकी। क्या नाम आता है? ध्यान से आप लोग समझना उसको। सुजनिकी, ये नाम आता है सुजनिकी। इसको हम बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स यूजेनिक्स की बात हम करें तो होता क्या है, जब हमारे एक लक्षण ऐसे हैं, लक्षण की मैं बात करूं जैसे माता या फिर पिता हैं, और इनके जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संतानों में क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। और उसमें जैसे वर्णांधता रोग है, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया है, तो उनके संबंध में हमारे इनको ही सुधारना, यानी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इसका मतलब क्या होता है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लक्षणों को ही सुधारना क्या कहलाता है, हमारा सुजनिकी कहलाता है। इसका अर्थ है इसमें मानव की भावी, भावी का मतलब है आगे आने वाली, भावी पीढ़ियों के लक्षणों में सुधार करना ही, इसको मैं साफ कर देता हूं, सुधार करना ही सुजनिकी कहलाता है, सुजनिकी कहलाता है। यानी इनके अंदर जो सुधार करना, जैसे हमारे अभी मैंने आपको बताया वर्णांधता से संबंधित हैं, वर्णांधता या हीमोफीलिया जैसे रोग होते हैं, और उनसे जो हमारे अगली पीढ़ी है उनमें वह गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम ट्रांसफर ना हो, उनमें ही सुधार करना हमारे पास हमारा क्या कहलाता है, तो आपका आंसर वहाँ पर हो जाएगा सुजनिकी। अब यहाँ सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो इसके पिता, उसको आप लोग याद रखना, इसके पिता की बात की जाए तो सर फ्रांसिस गोल्टन इसके पिता कहलाते हैं। कौन है? सर फ्रांसिस गोल्टन इसके पिता कहलाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। और इसका अर्थ क्या है? भावी पीढ़ियों में सुधार करना। अब हमारी बात आती है, जैसे अब हम उसकी बात करते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि, अचानक वृद्धि हो गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आप वहाँ पर एक नाम याद रखना, एक आता है कि डाउन सिंड्रोम बीमारी किससे संबंधित है। क्या नाम आता है? डाउन सिंड्रोम
किससे संबंधित है? डाउन सिंड्रोम की हम बात करें तो वहाँ डाउन सिंड्रोम होता क्या है ये पूछता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे गुणसूत्रों की संख्या हमारे पास होती है 23 जोड़ी। और आप यदि बात की जाए तो गुणसूत्र हमारे कितने होते हैं, तो आप कहोगे 46 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 46। यानी डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब हमारी बात आती है जो 46 में और 21वें नंबर का, जो हमारा 21वें नंबर का गुणसूत्र में यदि अचानक वृद्धि हो जाती है 21वें नंबर के गुणसूत्र में यदि अचानक वृद्धि हो जाती है तो वहां पर क्या होगा? इसको हम बोलने लग जाते हैं डाउन सिंड्रोम। यानी यहाँ पर संख्या कैसी हो जाती है? 21 से बढ़कर 22 हो जाती है। और 22 का मतलब क्या हुआ? हमारा 21 से 22 होने का मतलब है ओनली संख्या एक बढ़ती है। जैसे हमारे पास 46 होते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या यदि यहाँ पर 22 का मतलब है पहले 46 थे और एक गुणसूत्र बढ़ गया है, तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे? ये 47 यानी 47 गुणसूत्र हमारे हो जाते हैं एक नॉर्मल कंडीशन की हम वहाँ पर बात करें तो। और इसी को ही हम क्या बोलने लग जाते हैं? इस बीमारी को ही हम बोलने लग जाते हैं डाउन सिंड्रोम। यानी 21वें नंबर के जो गुणसूत्र है उसमें अचानक हुई वृद्धि को हम क्या कहने लग जाते हैं? डाउन सिंड्रोम कहने लग जाते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? वहाँ पर 47 होती है। अब बात आती है इससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। हमारी बात की जाए तो लक्षण हमारे क्या क्या आ सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। ध्यान से आप लोग समझना इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण में सबसे पहला है व्यक्ति का या मानव, यहाँ लिखेंगे आप लोग, मानव का कद छोटा होता है। दूसरे की हम बात करें यहाँ पर चेहरा फैला हुआ होता है। अगले की हम बात करें यहाँ पर चेहरा फैला हुआ होता है और सिर छोटा तथा गोल होता है। कैसा होता है सर? छोटा होता है तथा गोल होता है। और उससे अगले की हम बात करें तो वहां पर आती है हाथ छोटे तथा, हाथों की बात की जाए तो वहां पर हाथ कैसे होते हैं? तो वहां होगा हाथ छोटे तथा हमारे चौड़े हाथ हो जाते हैं। हाथ छोटे तथा चौड़े होते हैं। और नेक्स्ट हमारी बात हम करें किसके बारे में कि जो मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। यानी मानसिक विकास उसका नॉर्मल नहीं होता, जैसा एक सामान्य व्यक्ति में होता है ऐसा उसमें नहीं होता। और इन सारी की सारी संभावनाओं के कारण ही उसकी जीने की जो दर हो जाती है वो कम हो जाती है। और इसी कारण से हम उसको बोलते हैं उसकी जीवन प्रत्याशा घट जाती है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग याद
रखना कि क्या कंडीशन आ सकती है हमारी डाउन सिंड्रोम के कारण। डाउन सिंड्रोम का मतलब, डाउन का मतलब घटना नहीं होता, नीचे जाना नहीं होता है, वहाँ गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट जीन के बारे में। जीन को हम थोड़ा सा भी चलो यहाँ पर समझ लेंगे। यहाँ पर जीन के बारे में, जीन क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा जीन, इसको बोलते हैं जीन। तो जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जीन क्या होते हैं, हमारे एक पीढ़ी के लिए या जो गुणसूत्र होते हैं उनमें बेसिक यूनिट क्या होती है, हमारी आधार इकाई क्या होती है। तो यहाँ लिखना है आनुवांशिकी की, पहले लिखो आप लोग इस पॉइंट को और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। आनुवांशिकी की जो, या आनुवांशिकी का भौतिक आधार, भौतिक आधार जीन को कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जो आनुवांशिकी का भौतिक आधार है वो क्या कहलाता है, हमारा जीन कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और इस जीन के कारण ही हमारे जो लक्षण होते हैं ऐसे ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और यह जीन कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो यह जीन डीएनए की सतह पर होते हैं, सतह पर होते हैं। ये जीन कहाँ पर होते हैं, डीएनए की सतह पर दिखाई देते हैं। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, तो वहाँ पर आंसर होगा आनुवांशिकी का आधार क्या है, आंसर वहाँ, तो वहाँ आंसर होगा आपका जीन कहलाता है। और जीन डीएनए की सतह पर होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने के लिए होते हैं या वाहक होते हैं, उसकी हम बात करें तो आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले लो। और उसके हम बात करते हैं जीन के संबंध में कि जीन हम कैसे उसको हम बता सकते हैं। जैसे जीनों के बारे में लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आप पॉज किया करो वीडियो और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारे जीन होते हैं इनके बारे में, जीन के कैसे कैसे लक्षण वहाँ दिखाई देते हैं। तो आप लोग देखना इधर, समझना इस बात को कि जीन का अर्थ क्या है, कि हमारी आँखों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग जो हमने बात की थी ना हमारे पास आनुवांशिकी में कि एक कैसे लक्षण का कि कैसा रंग होगा, वो किसके कारण होता है, वो जीन के कारण होता है, जीन के कारण। ये बात आप लोग याद रख लेना कि हमारी आँखों का रंग कैसा होगा, इसका निर्धारण जीन के द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां से, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। बालों की बात की जाए, बालों का रंग कैसा होगा। और नेक्स्ट हम बात करें हमें कौन सी बीमारी होगी, हमें कौन सी बीमारी होगी, इसका निर्धारण भी कौन करते हैं, हमारे जीन ही करते हैं कि कौन सी हमारी बीमारी होगी। और यहाँ हमारी आँखों का तो ऊपर हमने लिख लिया है, तो इसके लिखने की कोई हमारे पास ज़रूरत नहीं है। आँखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, हमें कौन सी बीमारी होगी, इस तरीके के जो प्रावधान होते हैं उनका निर्धारण कौन करते हैं, तो उनका निर्धारण हमारे करते हैं जीन। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। आधार आनुवांशिकी का जीन कहलाते हैं,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट नॉर्मल ले लो आप लोग, लेना है तो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि यदि इनमें परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन हो जाता है इससे संबंधित यहाँ, तो आप लोग इसी के साथ पहले ऐड कर लेंगे। यदि एक नाम आपको सुनने को मिलता है जीन उत्परिवर्तन, क्या नाम सुनने को मिलता है वहाँ? जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन, इसका अर्थ क्या है? यानी इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ आपने सुना होगा नाम ह्यूगो डी ब्रीज, किसके जनक हैं? तो आप बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद के। और नहीं पता तो आप आज पता कर लेना क्या होता है जीन उत्परिवर्तन। यदि जीन में अचानक व स्थायी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी जीन में हुए अचानक और स्थायी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जीन उत्परिवर्तन हम कहते हैं। अब यहाँ से बात आती है, यानी जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है अचानक से, तो उसको हम बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन। अब बात आती है यहाँ पर म्यूटेशन या फिर उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? कि जनक की हम बात करें तो वहाँ आप लोग याद रख लेना, वहाँ आंसर होता है फिर ह्यूगो डी ब्रीज। क्या होता है? ह्यूगो डी ब्रीज इसके जनक कहलाते हैं उत्परिवर्तनवाद के। ये आप लोग याद रख लेना। एक आसान और सिंपल सी परिभाषा है, इनको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब हमारे पास आती है एक, उसकी नेक्स्ट की हम बात करें, इसको तो मैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट लिखने के बाद आप ले लेना। एक बात हमारे पास या एक पॉइंट आता है जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी जीन अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मानव के द्वारा, ध्यान से समझना, यहाँ तो अचानक परिवर्तन हो रहा था और इसमें क्या होगा? मानव के द्वारा जीन में किए गए परिवर्तन को ही जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। या फिर मानव के द्वारा जीन में किए गए परिवर्तन को ही जीन अभियांत्रिकी से करते हैं। यानी अब यहाँ पर हमने देखा एक बार, यदि स्थायी अपने आप परिवर्तन हो जाए अचानक से, तो उत्परिवर्तन बाद हम उसको कहने शुरू कर देते हैं। और जीन अभियांत्रिकी का मतलब है यदि उसमें खुद में चेंज करना हो जीन में उसके, तो वहाँ पर हमारा उसको हम बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी। इस तरीके के नाम आप लोग याद रख लेना यदि उसमें परिवर्तन करना है तो।
अब हमारे पास यहाँ पर आती है एक बात जीन चिकित्सा के बारे में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जीन चिकित्सा के बारे में हम पढ़ते हैं। जीन चिकित्सा हमारी क्या होती है, तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसको हटा करके। जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा, और इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन चिकित्सा का मतलब हमारे पास आसान सा है कि मानव की कोशिकाओं में किसी दूसरे जीन की सहायता से, दूसरे जीन की सहायता से इलाज करना या जीन को सुधारना, जीन को सुधारना जीन चिकित्सा कहलाता है। जीन चिकित्सा कहलाता है, यानी उसके स्थान पर दूसरे जीन का हम वहाँ प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जीन को सुधारना ही क्या कहलाता है? हमारा जीन चिकित्सा कहलाता है। ये आप लोग याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लेना कि किसी दूसरे जीन की सहायता से जीन को सुधारना जीन चिकित्सा कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो इतने का, और उसके हम बात करते हैं नेक्स्ट। और वर्तमान में इसका अधिक ध्यान किस पर दिया जा रहा है ये भी लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग। वर्तमान में जीन चिकित्सा का ध्यान कैंसर जैसे रोगों पर अधिक है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ये होते हैं किसके संबंध में? एक जीन चिकित्सा के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक हमारे पास नाम आता है क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग क्या होती है, किसके संबंध में सबसे पहले कौन सी क्लोन बनाई गई, कौन से वैज्ञानिक थे, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका होगा। फिर हम बात करते हैं क्लोनिंग के बारे में कि क्लोनिंग क्या होती है, किसको बोलते हैं क्लोन, किस में होता है और किसका हमने सबसे पहले बनाया था और कौन से साइंटिस्ट थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे आसान सी भाषा की हम बात करें क्लोन के संबंध में, क्लोन का मतलब क्या होता है? सेम दिखाई देने वाला या फिर एक जुड़वा तरीके का, उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन की हेडिंग यहाँ पर हम लिखें तो वहाँ नाम आता है हमारे पास। क्लोन के बारे में हम बात करें, क्या है हमारा क्लोन, यानी क्लोन या फिर क्लोनिंग इसको बोलते हैं। क्लोनिंग क्या कहलाती है हमारी क्लोनिंग? तो एक आसान सा सवाल है हमारे पास क्लोनिंग का और आसान सा जवाब है कि एक हूबहू उसके एक किसी भी मानव की या किसी जंतु की कोशिका को लेकर, चाहे जिसमें लैंगिक जनन हो या फिर जिसमें लैंगिक जनन ना हो, उनकी कोशिकाओं को लेकर हम एक उसके ही जैसा दूसरा प्रतिरूप या कॉपी बना सकते हैं, तो उसको हम बायोलॉजी में क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लोन बोलते हैं। और यह किस पर लागू होता है? यह सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर ही लागू होता है। ये बात आप लोग याद रख लेना। यदि हम बात करें किसके संबंध में, पहला पॉइंट कि क्लोनिंग क्या है, तो क्लोनिंग होती है किसी भी ध्यान लिखो आप लोग, किसी भी जंतु की
कोशिका लेकर उसके द्वारा बनाई गई उसके जैसी प्रतिकृति को या प्रतिरूप को क्लोन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पर नाम आता है कि क्लोन किसे कहते हैं और क्लोनिंग क्या प्रक्रिया है हमारे पास, तो आसानी से आप लोग उसको बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, किसी जंतु की कोशिका में को लेकर उसके द्वारा बनाई गई उसके जैसे प्रतिकृति या फिर प्रतिरूप क्या कहलाता है हमारा, क्लोन, उसको क्लोन कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लोनिंग। अब बात यहाँ पर आती है किस में होती है ये, तो ये बात हमारी आती है यह केवल जीवित कोशिकाओं के लिए होती है, जीवित कोशिकाओं के लिए होती है। आपसे पूछ लिया जाए जैसे हमारे पास एक कांच की बोतल होती है और कांच की बोतल का मतलब क्या है, उसके जैसे सेम हमने बना दी वहाँ पर, तो क्या वह क्लोन कहलाएगी या फिर नहीं कहलाएगी क्लोन? आप लोग इसका जवाब दो, वीडियो पॉज करके सोचो क्या जवाब है, इसका आंसर क्या है। और इसके जवाब की हम बात करें तो इसका जवाब है कि वह बिल्कुल क्लोन नहीं कहलाएंगी। इसका अर्थ यहाँ पर मैंने लिखा है कि केवल जीवित कोशिकाओं के लिए ही क्लोन शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लोन उसी को हम बोल सकते हैं। सेम एक हमारे पास जो अजीवित होती है उसके लिए क्लोन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी क्लोन शब्द को उनको हम नहीं बोलेंगे। ये बात आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग के संबंध में कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया या फिर इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप लोग ध्यान से आप लोग समझेंगे, इस शब्द को सबसे पहले JBS हॉल्डन ने दिया था। JBS हॉल्डन ने दिया था। ये बात भी आप लोग याद रख लेना कि इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने था, JBS हॉल्डन ने दिया था, क्लोन शब्द। अब आपसे बात पूछ ली जाए, जो जुड़वा बच्चे होते हैं क्या वह क्लोन होते हैं या नहीं? जुड़वा बच्चे क्लोन होते हैं या फिर नहीं होते? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो क्लोन होते हैं, क्योंकि एक ही कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे दो अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं जो गर्भाशय में। तो वहाँ पर कैसी हमारे दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और उसको हम बोलते हैं यह क्लोन कहलाते हैं। यह क्लोन कहलाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना। क्लोन की हम यहाँ बात करते हैं तो जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे क्लोन में शामिल होते हैं। अब हमारी बात आती है कि सबसे पहले जो मानव ने बनाया था वो किसका क्लोन वहाँ पर बनाया था। तो सबसे पहले बनाया की बात करें, एक नॉर्मल डोली नाम की एक भेड़ थी, उसके बारे में
सबसे पहले जो नॉर्मल क्लोन तैयार किया था उसके बारे में बताया और उसी के क्लोन को तैयार किया था। तो याद आपको क्या रखना है, डोली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था, क्लोन तैयार किया गया था। हालांकि यह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा था, तैयार किया गया था। और अब क्लोन के लिए केवल और केवल किसका प्रयोग किया था, वहाँ फीमेल का प्रयोग वहाँ पर किया था, डोली नाम की फीमेल का। तो वहाँ पर इसमें या फिर इस क्लोन का कोई पिता नहीं था, यानी इस डोली का कोई भी पिता नहीं था। क्यों? क्योंकि हम बात वहाँ पर करें क्यों नहीं था, तो वहाँ इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी कंडीशन में किसका प्रयोग किया था, केवल हमारे पास डोली नामक एक ही कोशिका या एक ही कोशिका को हमने प्रयोग किया था, इसमें पिता नहीं था। क्योंकि इसमें शुक्राणु की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, शुक्राणु या स्पर्म की आवश्यकता नहीं हुई थी। ये भी आप लोग याद रख लेना कि क्या नहीं थी हमारे पास, डोली नामक भेड़ का केवल और केवल हमारी माता थी उसकी, और पिता कोई नहीं था। और पिता कोई नहीं होने का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही हमारी फीमेल का ही उसमें प्रयोग किया गया था, कोशिका का। अब बात आती है यहाँ पर, इसको तैयार किसने किया था और तैयार कहाँ पर किया गया था, ये बात आप लोग याद रखेंगे, लिखो इसके बारे में। इसको तैयार किया गया था 1996 में, इसको 1996 में स्कॉटलैंड संस्थान में तैयार किया गया था और इसको किसने बनाया था, तो इसे डॉक्टर इयान विलमुट ने तैयार किया था। इयान विलमुट ने तैयार किया था। कब बनाया गया, किसने तैयार किया, कहाँ पर बनाया गया, 1996 स्कॉटलैंड, और किसने तैयार किया, इयान विलमुट आपका आंसर हो जाएगा। वैसे काफ़ी और भी क्लोन बनाए गए हैं, जब एक सीरीज अपनी चल रही है तो उसमें मैं आपको बता दूंगा और क्लोन के बारे में, तो आप लोग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से एक कभी मैं आपको ये भी बता दूंगा जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है और एक मानव जीनोम परियोजना क्या है, जीन में कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ है, कैसे परिवर्तन किया है। 1990 में सबसे पहले बनाई गई थी हमारी एक ऑब्जर्वेटरी, और उसमें उस संस्थान में क्लोन या फिर ओनली जीन या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट से कैसे कैसे इम्प्रूव किया है मानव जीनोम परियोजना से, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। एक नॉर्मल से एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर मानव जीनोम परियोजना के बारे में पूछ लिया जाता है कि जीनोम परियोजना कब स्थापित की गई थी, तो वहाँ पर मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1990 में शुरुआत की गई थी। और इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जीन की स्थिति में सुधार करना, उसको हम बोलते हैं क्या है हमारे पास एक मानव जीनोम परियोजना का वहाँ उदाहरण वहाँ पर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है उसकी भी हम बात कर लेंगे, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना
कैसा लगा आपको वीडियो, और आप लोग इसको शेयर कर देना यदि आपको पसंद आया हो तो, और लाइक आप कर देना, और कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू। आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो।